जुले स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जूलॉजी क्लास। तो कल हमने पढ़ा था दो वायरल डिजीजेस, कॉमन कोल्ड एंड हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में हमने सिर्फ हेपेटाइटिस 4 टाइप्स के कल किए थे, जो वो था हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी। तो आज हम करेंगे हेपेटाइटिस ई। ये जो हेपेटाइटिस ई जो है, ये लाइक हेपेटाइटिस ए की तरह ये भी एक वाटरबोर्न डिजीज है। तो वाटरबोर्न डिजीज था हेपेटाइटिस 5 टाइप्स में से 2 टाइप्स जो है वो वाटरबोर्न है, जो है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। बाकी जो 3 टाइप्स है हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है वो कहाँ से फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? वर्ल्ड के उन पार्ट्स में जहाँ पे पुअर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस होते हैं। पुअर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस और लैक ऑफ क्लीन वाटर की वजह से ये डिजीज जो है फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस ई जो है इसका जो कॉजेटिव एजेंट जो है एक वायरस के थ्रू फैलते हैं जिसका नाम है हेपेटाइटिस ई वायरस। और ये जो इसका एपिडेमियोलॉजी है, जैसे मैंने पहले ही बताया, इसका एपिडेमियोलॉजी यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है थ्रू वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड विद फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 10 वीक्स है। और सिम्टम्स बाकी हेपेटाइटिस के जैसे ही है, सेम है, जिसमें माइल्ड फीवर होता है। और इसमें एक अलग चीज़ क्या होता है? स्किन रैशेस और इचिंग होना, खुजली होना स्किन में, और जॉइंट पेन होना, जोड़ों में दर्द होना, जॉन्डिस होना, फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकान होना, और नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, लाइट कलर्ड फीसिस। ये सब इसके हैं सिम्टम्स है। जब हेपेटाइटिस ई वायरस इन्फेक्ट करेंगे तो ये सब सिम्टम्स हमें दिखने को मिल जाएगा। और इसका जो प्रोफाइलेक्सिस है, प्रोफाइलेक्सिस हमने कैसे करते हैं, जैसे कैसे फैलते हैं ये डिजीज जो है, फैलते कैसे हैं, हमने उसको रोकना है। तो ये डिजीज फूड और वाटर के थ्रू फैलते हैं। तो हमने और एक और चीज, हाउस फ्लाइज के थ्रू भी फैलते हैं, जो दोज हाउस फ्लाइज एक्ट एज अ वेक्टर। तो हमने क्या करना है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है, जिसमें हमने अनहाइजीनिक वाटर जो है वो हमने यूज ना करना है। और वैक्सीन इसके लिए अभी तक नहीं है। और हमने जो फूड खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमने ढक के प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन रखना है। और इसका लास्ट जो है हमने ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट में ये ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है कुछ वीक्स में। और इसमें डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करते हैं? रेस्ट करना, हेल्दी डाइट लेना, और बहुत ज़्यादा पानी पीना, और अल्कोहल को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? लिवर को डैमेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस के टाइप्स, जिसमें आपने क्या याद रखना है? हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये एपिडेमिक है, ये आसानी से फैल जाता है क्योंकि ये वाटर और फूड के थ्रू फैलते हैं, जो हमें लेना ही होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो बाकी हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है, ये सब फैलते हैं थ्रू बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलते हैं। इसलिए हमने बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने से मतलब बचना है और केयरफुल रहना है अपने आप को। तो ये हो गया आपका हेपेटाइटिस। तो नेक्स्ट हमारा है अमोबियासिस, यानी इसको हम अमोबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। तो ये डिजीज जो है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एक बैक्टीरियल डिजीज जो था टाइफाइड, और 2 वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड और हेपेटाइटिस पढ़ा। तो ये वायरस की वजह से भी नहीं आते हैं और बैक्टीरिया की वजह से भी नहीं होता है। बट ये जो डिजीज होता है एक प्रोटोजोन की वजह से होता है, प्रोटोजोन की वजह से होता है, जिसका नाम है एंटामोबा हिस्टोलिटिका। एंटामोबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन आप सबको मालूम है, आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो एंटामोबा हिस्टोलिटिका इसका क्या हो गया? पॉजिटिव एजेंट। और
ये जो एंटामोबा हिस्टोलिटिका है ये कैसे फैलते हैं, दैट इज एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इसका है, ये भी थ्रू फीकल ओरल रूट यानी खाने पीने की चीजों से फैलते हैं। और एक और चीज, ये बाकी फीकल ओरल रूट से जो डिजीजेस फैलते हैं वैसे ही ये डिजीज भी हाउस फ्लाइज के थ्रू भी फैलते हैं। तो ये जो डिजीज है ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, इट इज वाइड स्प्रेड इन parts of the world where there is poor hand washing practices and lack of clean water। जहाँ पे हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस की प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और क्लीन वाटर यूज नहीं होते हैं, तो वैसे जगहों में ये जो डिजीज एमोबियासिस और हमारा हो गया टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और ई, ये सब डिजीजेस है ये ज्यादातर इन जगहों में होते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे डिजीजेस जो है डेवलपिंग and underdeveloped कंट्रीज में ज्यादातर पाए जाते हैं। अब इसका हो गया एपिडेमियोलॉजी के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका है 2 to 4 वीक्स। नेक्स्ट इसका आ गया आपका सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या आते हैं, ये जो पैरासाइट है एंटामोबा हिस्टोलिटिका, ये कहाँ अफेक्ट करते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन और एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो डिजीज है इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करते हैं, तो वहां पे हमें सिम्टम्स भी ज्यादातर वहीं पे दिखते हैं। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, एक तो डायरिया होना, फ्रीक्वेंट डायरिया होना, और एब्डोमिनल पेन होना, और इसमें क्या होता है म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल। तो स्टूल में हमारा म्यूकस और ब्लड प्रेजेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि एंटामोबा हिस्टोलिटिका जो है ये इंटेस्टाइन के वॉल को, म्यूकस मेम्ब्रेन को ये डैमेज करते हैं, इसलिए स्टूल में म्यूकस और ब्लड का प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सिम्टम्स। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, जनरल क्लीनलीनेस हम मेंटेन रखेंगे। वो कैसे करना है बाकी डिजीजेस में आपने कि हमने किए हुए हैं, और इसके लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा इसका है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसके लिए एंटीबायोटिक्स एंड antibiotics and antiparasitics are given, और oral rehydration therapy। oral rehydration therapy क्यों देते हैं, oral rehydration therapy तब देते हैं जब हमारे बॉडी में से फ्लूइड्स लॉस हो जाए। तो इसमें क्या होता था, लूज मोशन होता है, इसीलिए लूज मोशन में हमेशा क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड्स का भी लॉस होता है। तो बॉडी फ्लूइड्स को रेप्लिनिश करने के लिए हम क्या लेते हैं, ORS लेते हैं, जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, इसके साथ हम पानी में मिला के ORS लेते हैं, जिससे क्या होता है कि लॉस्ट फ्लूइड्स का जो है उसका हमारे बॉडी में रेप्लिनिश हो जाता है। तो ये आपका हो गया एमोबियासिस और एमोबिक डिसेंट्री। अब नेक्स्ट हमारा है मलेरिया। ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीज है जो एक वन ऑफ द वर्स्ट किलर डिजीजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होते हैं अभी भी वर्ल्ड वाइड में। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। जिस प्रोटोजोआ का नाम है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम
ये हो गया आपका कॉजेटिव एजेंट। तो मलेरिया, ज़्यादातर हम क्या कहते हैं कि मलेरिया जो है मॉस्किटो की वजह से होता है, बट ये मॉस्किटो की वजह से नहीं होता है, ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो इसका पॉजिटिव एजेंट हो गया प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलते कैसे हैं? अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है ये कौन फैलाते हैं? ये एक मॉस्किटो फैलाता है जिसका नाम है एनोफिलीज। एनोफिलिस, खासकर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज जो होते हैं वो ये डिजीज को फैलाते हैं, क्योंकि फीमेल के जो माउथ पार्ट्स होते हैं उन वो बाइटिंग और पियर्सिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो मेल मॉस्किटोज होते हैं उनके पास माउथ पार्ट्स वैसे नहीं होते ताकि वो ब्लड पे फीड नहीं करते हैं, तो इसीलिए फीमेल जो है, जो ब्लड पे फीड करने वाले फीमेल्स हैं, वो मॉस्किटो एनोफिलिस है जिसका नाम, वो स्प्रेड करते हैं। तो ये फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन में कैसे स्प्रेड करते हैं? एक हमारा इन्फेक्टेड ह्यूमन है प्लाज्मोडियम से, ये क्या करते हैं, ये मैंने किया है आपका प्लाज्मोडियम और मॉस्किटो जो है ये क्या करते हैं, ये इस प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो हम ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, तो ये प्लाज्मोडियम भी क्या करते हैं, ये अपने साथ ब्लड के साथ सक कर लेते हैं। तो ये मॉस्किटो जाके किसी दूसरे हेल्दी इंसान में ये फैलाते हैं, ये प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करते हैं। तो इसको हम मॉस्किटो को हम क्या कहेंगे, वेक्टर। ये जो प्लाज्मोडियम हो गया पैरासाइट, और ह्यूमन जो हो गया, ह्यूमन आपका होस्ट है। तो होस्ट फीमेल मॉस्किटो भी क्या करते हैं, एक तो होस्ट ह्यूमन हो गया, दूसरा मॉस्किटो में भी ये पैरासाइट जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसलिए ये इस पैरासाइट का प्लाज्मोडियम के दो होस्ट है, ह्यूमन और वेक्टर भी एक होस्ट है। तो इस मॉस्किटो को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट, और ह्यूमन को हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं, क्योंकि मॉस्किटो में इसका सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का मॉस्किटो में ही होता है, और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में इसका एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसीलिए सेकेंडरी होस्ट, हम जिस होस्ट में एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगा उस होस्ट को हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। जिसमें सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगा उस होस्ट को हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इसका है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज तक भी ले सकते हैं इस प्लाज्मोडियम को मल्टीप्लाई होने में। नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में एक तो ऑल्टरनेट चिलिंग एंड हाई फीवर, ऑल्टरनेट चिलिंग एंड शिवरिंग भी होते हैं साथ में। तो क्या होता है, पहले तो हम शिवर करते हैं, बहुत ज्यादा ठंड लगना और कांपना, उसके बाद क्या होता है, फीवर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, और उसके बाद क्या होता है, फिर स्वेटिंग हो जाता है। अब स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, स्वेटिंग हमेशा कूलिंग इफेक्ट देता है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है डाउन हो जाता है। तो इसमें मलेरिया में क्या होता है, कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और फिर से चिलिंग और शिवरिंग होते हैं, फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये हो गया आपका एक सिम्टम, मेन सिम्टम जो है मलेरिया में ये आता है। दूसरा हमारा है हेडेक आना, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना और फटीग होना, ये सब आपको पहले से बताया हुआ है। और एनीमिया होना और वेट लॉस होना, लॉस ऑफ एपिटाइट होना।
एनीमिया, एनीमिया मीन्स खून की कमी होना। क्यों? क्योंकि ये जो मलेरिया का पैरासाइट जो था प्लाज्मोडियम, वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसीलिए एनीमिया होना इसका क्लासिक सिम्टम है। नेक्स्ट हमारा है प्रोफाइलेक्सिस यानी प्रिवेंशन। हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, बाकी डिजीज में स्प्रेड कैसे होते हैं उसको हमने रोकना है। तो ये जो मलेरिया है ये कौन स्प्रेड करता है? एक मॉस्किटो स्प्रेड करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हमने क्या करना है, मॉस्किटो को हमने मॉस्किटो से जितना हो सके आपने दूर रहना है। इसीलिए आपने क्या करना है, वायर गाजिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज। तो विंडोज और दरवाजे और खिड़की को हमने क्या करना है, जाली लगाना है ताकि मॉस्किटो अंदर ना आ जाए। और मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करना है, जिसमें क्या आता है, क्रीम्स होते हैं या कोई कॉइल्स होते हैं या वेपराइजिंग रिपेलेंट्स होते हैं, ये सब हमने यूज करना है ताकि मॉस्किटो पास में ना आए। और नेट यूज करना है, सोते समय, बाहर सोते समय आपने नेट यूज करना है। और इसमें ये जो मॉस्किटो का जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो से थ्रू फैलते हैं। तो हमने क्या करना है, मॉस्किटो के एग्स को हमने या लार्वास को हमने किल करना है। तो मॉस्किटो कहाँ एग ले करते हैं? मॉस्किटो ज्यादातर स्टेगनेंट वाटर में, जैसे पोन्ड्स हो गया या लेक्स हो गया, स्टैंडिंग वाटर के सरफेस पे अपना एग्स ले करते हैं। तो हमने क्या करना है, उस लार्वास या एग्स को हमने या किसी स्प्रे से या लार्विसाइड्स होते हैं उससे या हम सोप से या किसी ऑयल से हमने मॉस्किटो के लार्वास को किल करना है। तो इसमें प्रोफाइलेक्सिस में क्या आता है, एक किलिंग ऑफ larva and eggs of mosquito। और ये जो मॉस्किटो, एक चीज और है, ये जो मॉस्किटोस हैं ज्यादातर ये कहाँ एग ले करते हैं? तो वाटर बॉडीज में, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में एग अपना ले करते हैं। तो हमने क्या करना है कि घरों में या घरों के आसपास अपने कोई पानी ऐसे स्टैंडिंग वाटर रखना नहीं है बाल्टी में या किसी और जगह पे। तो ये हमने मॉइस्ट एरिया को हमने जितना हो सके हमने उसको ड्राई करना है। तो इसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम मलेरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। और इसमें क्या है, वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है। तो एक चीज और आपने याद रखना है कि जो मॉस्किटोज है वो ज्यादातर ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज में मिलते हैं, ज्यादातर अफ्रीका और एशिया में होते हैं जहां पे मॉस्किटोज थ्राइव कर सकते हैं। तो ड्राई एरिया में नहीं होते हैं। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा और ह्यूमिडिटी ज्यादा हो वहां पे मॉस्किटो थ्राइव करते हैं। तो वैसे जगहों में मलेरिया जो है ज्यादातर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो गया ट्रीटमेंट में है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है रिकमेंड करते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे क्विनाइन एक ड्रग का नाम है जो कहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंकोना ट्री के बाग से। सिंकोना ट्री के जो बाग होते हैं वहां से हमने ये क्विनाइन जो सब्सटेंस, ये कंपाउंड है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये उससे एक ड्रग बनता है जिसका नाम है क्विनाइन। और एक है क्लोरोक्विन। ये चीजें जो है इनको हम, और भी एंटी मलेरिया ड्रग्स होते हैं ये रिकमेंड करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया के पैरासाइट का लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। उससे पहले प्लाज्मोडियम जो है जो मलेरिया कॉज करने वाला जो होते हैं वो 4 स्पीशीज होते हैं उनके। एक तो हो गया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स
और प्लाज्मोडियम मलेरिये। तो इन सब में से मलेरिया का वर्स्ट मलेरिया जो ज्यादातर कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कॉज करता है मलेरिया, वो ज्यादा